नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई बुलंदी पर निफ्टी 275 सेशंस के बाद बनाया नया रिकॉर्ड हाई। सरकारी बैंक, ऑटो, एफएमसीजी शेयरों से मिला भरपूर सपोर्ट। आज की रैली में आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस की सबसे बड़ी भूमिका। कॉलेजियम के सुझावनामे पर मंजूरी से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर पीएम मोदी का प्रहार। गुजरात की रैली में बोले, बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकियों के समर्थन में रोने लगे थे कांग्रेसी। अमित शाह की भी आज ताबड़तोड़ रैलियां। अपनी रसोई तक पहुंचने वाली गैस हो या फर्टिलाइजर, सस्ता करने के लिए किरीट पारिक कमेटी कर सकती है गैस लिबरलाइजेशन की सिफारिश। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। एफएसएल ऑफिस में श्रद्धा केस का आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। नार्को टेस्ट फिलहाल नहीं। इधर दिल्ली में एक महिला ने बेटे के साथ मिलकर पति को टुकड़ों में काटा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज जर्मनी और स्पेन का मुकाबला रहा 1-1 से ड्रॉ। आज रात स्विट्जरलैंड से भिड़ेगा ब्राजील। और बुलेटिन की शुरुआत मार्केट से, वो इसलिए क्योंकि कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत हुई है। बाजार में बुल का जोश हाई है। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। निफ्टी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी बैंक ने नए आयाम बनाए। आज सेंसेक्स 211 पॉइंट चढ़कर 62,505 और निफ्टी 50 पॉइंट चढ़कर 18,563 पर बंद हुआ। तो वही निफ्टी बैंक 37 पॉइंट चढ़कर 43,000 के पार पहुंच गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। रिलायंस करीब 6 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंचा। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो शेयरों में रही। एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में हल्की बढ़त देखी गई। रेलवे, फर्टिलाइजर शेयरों में भी आज जोश दिखाई दिया। तो वहीं आज मेटल शेयरों में थोड़ा दबाव जरूर रहा। बाजार में बुल का जोश हाई है। निफ्टी के साथ सेंसेक्स, निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड ऊंचाई के स्तर को छुआ है। सहयोगी सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए हमारे साथ। सुमित, बताएं, बाजार में सबसे ज्यादा जोश किन सेक्टर्स ने भरा आज? 275 सेशन जो कि निफ्टी ने आज लिए हैं, लेकिन अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी उतनी नहीं है जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स की। तो पहले तो इंडेक्स को शानदार तेजी इंडेक्स में देखने को मिली। तो निफ्टी बैंक, सेंसेक्स तीनों रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 19 अक्टूबर के बाद आज ये लेवल अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी थोड़ा सा पीछे है। मिड कैप इंडेक्स करीब 15%, माफ कीजिएगा 2% दूर है, और स्मॉल कैप करीब 15% दूर है उन लेवल्स पे जो कि उस समय पर होते थे। लेकिन एक तरफा और शानदार तेजी रही पीएसयू बैंक में, 50% के एग्जॉर्बिटेंट गेन। इसके अलावा ऑटो 11%, एफएमसीजी 10%, बैंक निफ्टी 9% के आसपास वहां से चल चुका है, और मेटल भी करीब 6% चला। थोड़ा सा लैगार्ड जरूर आईटी स्पेस रहा है, करीब 18% का नेगेटिव रिटर्न वहां जरूर है। लेकिन फिर भी अभी भी लग रहा है कि आईटी के अंदर काफी स्टीम है। लोअर लेवल से आज पुल बैक भी है। रियल्टी, फार्मा, हेल्थ केयर, कुछ और ऐसे इंडेक्स हैं जो कि थोड़े से पिछड़े हुए जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बाकी इंडिसेस के अंदर एक जोरदार तेजी है। थोड़ा लैगार्ड साइड पर जरूर आईटी और रियल्टी सोफार कामकाज कर रहा है, लेकिन बाकी इंडेक्स में मेजरली पीएसयू बैंक्स, पीएसयू बास्केट की तरफ से एक बड़ा मूव आता दिखाई पड़ा। कुछ स्टॉक गेनर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। इसमें अदानी एंटरप्राइजेस 150% निफ्टी के टॉप गेनर्स में है। आईटीसी एक सरप्राइज मूव, 40% का मूव। M&M 40%, आईसीआईसीआई ऑल टाइम हाई हिट किए, 26% के आसपास की बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। सन फार्मा, आइशर, एसबीआई एक नया सरप्राइज जहां पर बढ़िया तेजी नंबर्स के बाद ऑल टाइम हाई हिट हुए। और उसके अलावा कोल इंडिया और सिप्ला में भी एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन लार्जली अंडर परफॉर्मेंस आपको तमाम आईटी से दिखाई पड़ेगी, जिसमें विप्रो, डिवीज, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल, टाटा स्टील, कुछ ऐसे नाम जो कि करीब डबल डिजिट में फॉल दिखा रहे हैं उन लेवल से लेकर अब तक। तो स्लाइटली अंडर परफॉर्मेंस फार्मा और आईटी की तरफ से, लेकिन लार्जली आउट परफॉर्मर्स पीएसयू बैंक्स, बैंक निफ्टी और साथ साथ हैवी वेट्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। और रिलायंस जो कि आज एक बढ़िया तेजी दिखा रहा है, अगर वो कंट्रीब्यूट कर दे तो पता नहीं इंडेक्स कहां जाकर रुकेगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और अब एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला की बात, जिनका कहना है कि रिटेल निवेशकों के दम पर बाजार ने नई ऊंचाई बनाई है। आगे भी अगले 3 से 5 सालों में बाजार में बेहतर रिटर्न देने की क्षमता है।
अगर हम रियल में एक निवेश की तरह इंडिया को देखें, 3-5 साल का नजरिया रखें, तो मुझे लगता है अभी भी स्पेसिफिक सेक्टर्स में, स्पेसिफिक कंपनीज में अभी भी काफी पैसा बनेगा। हाउएवर मार्केट का नेचर ऐसा है कि जब भी वो करेक्शन आएगा तो कोई अननोन रीजन की वजह से आएगा जिसका अपन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जो डिस्कशन कर रहे हैं उसकी वजह से करेक्शन आना हमेशा कठिन होता है। तो जो कोई अननोन रीजन के कारण ही जब भी आएगा करेक्शन तब आएगा। तो पर वो इम्पोर्टेंट ये है कि हम वो करेक्शन को कैसे व्यू करते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से ये है कि अगर जब भी वो करेक्शन आएगा वो एक लेने की अपॉर्चुनिटी होगा। तो जो लोग रह गए हैं, जो फेंस में बैठे हुए हैं और करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग काफी सारे लोग अंदर आएंगे। ना कि मुझे लगता है कि जो अंदर आए हुए इन्वेस्टर हैं वो घबराहट में बेचेंगे। तो वहीं शेयर बाजार जहां एक तरफ नया हाई बना रहा है तो दूसरी तरफ एसआईपी में भी निवेश लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एसआईपी में बढ़ता निवेश लग्जरी कार कंपनियों के लिए चिंता का सबब बन गया है। मर्सिडीज बेंज इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड संतोष अय्यर का मानना है कि एसआईपी में बढ़ते निवेश की वजह से भारत में लग्जरी कार इंडस्ट्री की ग्रोथ में बाधा आ रही है। अय्यर के मुताबिक एसआईपी उनका कंपटीटर है। वो अपनी टीम को कहते हैं कि अगर एसआईपी में निवेश के साइकिल को तोड़ दिया जाए तो लग्जरी कार इंडस्ट्री में तेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अय्यर के मुताबिक भारत में लोग बचत पर ज्यादा ध्यान देते हैं और एसआईपी में निवेश से क्यों बढ़ रही है लग्जरी कार कंपनियों की चिंता, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात सुप्रीम कोर्ट की। कोलोजियम की तरफ से भेजे गए नामों को मंजूरी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी आपत्तियां बताए बिना नाम वापस नहीं भेज सकती। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है जजों की नियुक्ति मामले में सुनवाई जो है वो कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि सरकार जो है फाइलों के ऊपर बैठी जो नहीं रह सकती। 1.5 साल हो गया और सरकार लगातार फाइलों के ऊपर जो है बैठी हुई है और उसने अभी तक इसकी मंजूरी जो है वो नहीं दी है। सरकार बताए कि उन नामों से क्या आपत्तियां है, उनके नामों को आपत्तियों को बिना बताए सरकार जो है तो सुप्रीम कोर्ट को फाइल वापस जो है नहीं दे सकती है। साथ ही उन्होंने जो कानून मंत्री किरण रिजिजू है उनके बयान को लेकर के भी नाराजगी जो है वो जताई। जो कानून मंत्री उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है नामों को भेजता है तो खुद ही तय कर ले कि नामों की घोषणा जो है वो खुद ही कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार जो है उनके नेशनल जो अकाउंटेबिलिटी को रद्द करने की वजह से खुश जो है वो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में अब केंद्र सरकार से कहा कि आप पूरी तरह से जवाब जो है वो दीजिए। तो अगली मामले की अगली सुनवाई जो है वो 8 दिसंबर को जो होगी, तब केंद्र जो है अपने नाम अपना जो पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है रखे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और जानकारी के लिए आपका असीम। और अब आगे बढ़ेंगे और बात आपकी वो इसलिए क्योंकि आपकी रसोई तक पहुंचने वाली गैस हो या फिर फर्टिलाइजर और बिजली बनाने वाली गैस, इन्हें सस्ता करने के लिए किरीट पारेख कमेटी गैस प्राइसिंग को आसान करने की सिफारिश कर सकती है। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव जानकारी सीएनबीसी आवाज को मिली है कि कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। ज्यादा डिटेल लेते हैं, हमारे साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी इस वक्त हैं। उनसे लक्ष्मण जी, किरीट पारेख कमेटी की रिपोर्ट में क्या सिफारिश होने की संभावना है? देखिए, दरअसल किरीट पारेख कमेटी की जो रिपोर्ट आने वाली है उसमें जो संभावना है वो ये कि किरीट पारेख अपनी रिपोर्ट में गैस प्राइसिंग को पूरी तरह से लिबरलाइज करने का सिफारिश कर सकती है। और इस कमेटी की सिफारिश में ये भी कहा जा सकता है कि 1 जनवरी 2026 से गैस प्राइस को पूरी तरह से लिबरलाइज कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि गैस की कीमतों के न तो अधिकतम सीमा तय की जाए, न तो इसका फ्लोर प्राइस तय किया जाए। और ये 1 जनवरी 2026 की बात है। उससे पहले क्या किया जाए तो जो साधारण परंपरागत गैस फील्ड से जो गैस निकलती है उसकी कीमतों में कटौती करने की सिफारिश यहाँ पे कर सकता है किरीट पारेख कमेटी अपनी रिपोर्ट में। और परंपरागत फील्ड से जो गैस निकले उसमें अधिकतम $4.7 पर MMBTU और न्यूनतम $3.5 पर MMBTU की रेट तय की जाए। और कमेटी की बैठक कल होने वाली है ताकि इस ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाए और कमेटी की बैठक
बैठक में ड्राफ्ट मंजूरी दे दी जाती है तो सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और फिर सरकार कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद इसे लागू कर सकती है। सीधा सा असर ये पड़ेगा कि जो रसोई गैस है, जो पीएनजी है, जो फर्टिलाइजर बनाने में गैस इस्तेमाल होता है, पावर बनाने में गैस इस्तेमाल होता है, वहां तक गैस पहुंचने में जो अभी कीमतें दी जाती है उससे काफी कम कीमतें होगी, ऐसा रिपोर्ट में माना जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर नेचुरल गैस सस्ती हो सकती है, इसकी संभावना। और अब बात चुनावी दंगल की। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान है। इससे पहले चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विपक्षी पार्टियों के नेताओं की कई रैलियां हैं। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, आज गुजरात के चुनावी मैदान में क्या कुछ अपडेट है मैदान से, और कौन कहां पर प्रचार कर रहा है आज गुजरात में? देखिए, आज तीनों पार्टी के नेता है वो जमकर रैलियां कर रहे हैं। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो आज चारों चार रैली सौराष्ट्र रीजन में हो रही है और आखिरी सभा राजकोट में रात 8 बजे होने जा रही है। अमित शाह की बात करें तो उत्तर गुजरात में 3 जनसभाएं और रात को वो अहमदाबाद में आकर एक आखिरी जनसभा को संबोधित करेंगे। स्मृति ईरानी है वो गांधीनगर और अहमदाबाद में सभाएं करने जा रही है। और अगर हम बात करें उसके और एक नेता की, तो जो भूपेंद्र पटेल है गुजरात के मुख्यमंत्री, उनका भी आज रोड शो और जनसभाएं हो रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो मेहसाणा में भी एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं और रात को वो भी अहमदाबाद में अपनी एक आखिरी जनसभा करने वाले हैं। आज के दिन के शेड्यूल की बात करें, और भूपेंद्र बघेल जो उनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज 3 जगह पर है वो रोड शो और जनसभाएं करने वाले हैं। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने सूरत में डेरा डाला हुआ है और वहाँ 3 रोड शो और रात को एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी किया गया है। वहीं भगवंत मान पिछले 8 दिन से गुजरात में है और आज भी उनका उत्तर और मध्य गुजरात में 4 जगह पर रोड शो आयोजित किया जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि इसी तरह से पूरा का पूरा फोकस है वो अब बढ़ता जा रहा है और पहले चरण के मतदान को अब शेष दिन बचे हैं और कल शाम प्रचार का पूरा जो ये वाक्य है वो बंद हो जाएगा और फिर डोर टू डोर प्रचार में नेताओं को लगना पड़ेगा। इसीलिए जहां पहले चरण का चुनाव है वहां नेता जोर लगा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन। और अब बात करेंगे पुरानी गाड़ियों की। वो इसलिए क्योंकि 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियां जल्द कबाड़ होने जा रही हैं। केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर सुझाव मांगे हैं। हमारे संवाददाता रोहन जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। रोहन, क्या है सरकार की ड्राफ्ट गाइडलाइंस में? जो सरकार ने इस वीकेंड पे एक नियम लाया है वो रहा है कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं जो कि 15 साल से पुरानी हो चुकी हैं उनको अगले साल जो 1 अप्रैल 2023 के बाद से उन्हें मैंडेटरी रूप से, उनका पहले तो रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं किया जाएगा और दूसरा कि उन्हें मैंडेटरी रूप से स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है। 30 दिन के अंदर कमेंट मांगे गए हैं जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं राज्य सरकारों की तरफ से। लेकिन ये जो है ये एक टाइमलाइन के तहत किया गया है। जो स्क्रैपेज पॉलिसी आपको याद होगा पिछले साल सरकार लाई थी, ये उसी का एक टाइमलाइन है जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। और हर वो गाड़ी जो कि केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास है, यहां तक कि जो स्टेट कॉर्पोरेशंस की बस चलती हैं वो सारी की सारी अगर 15 साल की उम्र को पूरी कर चुकी हैं तो उन्हें मैंडेटरी रूप से स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। और इसका एक बहुत बड़ा, क्योंकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो अभी सारी गाड़ियों को मिला लिया जाए तो 4 करोड़ से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 15 साल को पूरी कर चुकी है। उसका एक बहुत ही अच्छा जो चंक है वो है सरकारी गाड़ियों का। पुरानी सरकारी गाड़ियां नहीं चलेंगी, यानी कि नई गाड़ियों की खरीद होगी। इस बात को लेकर ये एक है। दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन करने वाली गाड़ियां, इसका बहुत इंपैक्ट जो है वो पॉल्यूशन पे होने वाला है, क्योंकि पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने की बात कही गई है। स्क्रैपेज पॉलिसी का जो मुख्य पर्पस है वो यही है कि जो पॉल्यूटिंग गाड़ियां हैं उनको सड़कों से बाहर किया जाए और उसी के क्रम में ये काम किया जाए। तो पुरानी गाड़ियां या पुरानी बसेस जो आपको दिखती हैं इस वक्त सड़क पे, अगले साल से 1 अप्रैल 2023 के बाद से वो नहीं दिखेगी। इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लागू किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होना है तो टाइमलाइन के हिसाब से इसके बाद अगले साल जो है सरकार का जो जोर रहेगा वो फिटनेस पे रहेगा। जो तमाम गाड़ियां हैं उनका फिटनेस जो सर्टिफिकेट, जो रूल्स हैं वो कड़े किए जाएंगे। और इसके अलावा अभी हमारे पास स्क्रैपेज सेंटर नहीं है, तो अब जो नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 3 स्क्रैपिंग सेंटर बनाने की बात कही गई है। तो इसको लेकर भी नियम बहुत जल्दी आने वाले हैं।
जी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और डिटेल्स के लिए आपका रोहन। और अब बात 5G सेवाओं की, जिसके रोल आउट के साथ ही सरकार घरेलू टेलीकॉम इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 दिसंबर को घरेलू टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक भी बुलाई है। क्या है पूरी रिपोर्ट, बताएंगे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। देखिए, देश में 5G सर्विसेज के रोल आउट की शुरुआत हो गई है। सरकार ये चाहती है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं ना सिर्फ भारत में बने उपकरण लगाए, बल्कि अगर विदेश में भी 5G का रोल आउट होता है तो यहाँ के बने उपकरण जो है वहां पर लगाए जाए। तो इसके लिए सरकार अपनी तैयारी जो है पूरी कर रही है। खासतौर पर सरकार ने पहले ही कंपनियों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव और डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी जो है वो दे दी है। अब सरकार चाहती है कि इन कंपनियों का प्रोडक्शन जो है वो काफी तेजी से बढ़े। तो जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव है वो 3 दिसंबर को टेलीकॉम कंपनियों जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके सीईओ से साथ मुलाकात जो करेंगे। उनसे प्रोडक्शन में आने वाली रुकावटों के बारे में जायजा जो है वो लेंगे कि कौन कौन सी बाधाएं या कौन कौन सी दिक्कतें या परेशानियां उनको सामना जो है वो करना पड़ रहा, तो उनको दूर करने की कोशिश यहाँ पर जो है वो की जाएगी। खासतौर पर जो कंपनी है उनको रॉ मटेरियल लेने में दिक्कत आ रही है, सप्लाई चेन के इश्यूज है, कस्टम्स के इश्यूज है, तो सरकार उन सबको दूर करने की तैयारी जो है वो कर रही है ताकि कंपनियां जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है टेलीकॉम इक्विपमेंट का जो है कर सके। भारत जो है टेलीकॉम इक्विपमेंट में 5G में आत्मनिर्भर जो हो सके और साथ ही विदेशों के अंदर भी इसका निर्यात जो है वो कर सके। तो 3 दिसंबर को ये बैठक जो है टेलीकॉम मंत्री, टेलीकॉम जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके सीईओ के साथ जो है करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात श्रद्धा मर्डर केस की, जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का एक बार फिर पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। सबसे पहले उसे तिहाड़ जेल से रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब लाया गया। यहां उसका चौथा पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। यहीं पर अब तक आफ्ताब के 3 पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। पहला टेस्ट 22 नवंबर को, दूसरा 24 और तीसरा 25 नवंबर को हुआ था। अब तक आफ्ताब से 40 सवाल पूछे जा चुके हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक हर पॉलीग्राफ टेस्ट में वो कुछ सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी से देता है, लेकिन मर्डर से जुड़े सवालों में वो या तो चुप्पी से साध लेता है या फिर झूठ बोलने लग जाता है। फिर भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इन पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए इस मर्डर केस की उलझी हुई गुत्थी सुलझेगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसी एक और वारदात सामने आई। इस हत्याकांड को एक मां और बेटे ने मिलकर अंजाम दिया है। बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या की और उसके बाद शव को काटकर फ्रिज में रख दिया। इसके बाद वो रोजाना शव के टुकड़ों को पांडव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया करते थे। दरअसल दिल्ली पुलिस को कुछ महीने पहले ही पांडव नगर से कुछ मानव अंग मिले थे। इस मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक महिला और युवक संदिग्ध अवस्था में मैदान के पास दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल ली। पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नज़र भी रखता है, तो उस बेस पे इसकी और राहुल इसकी दीपक की बात हुई आपस में कि इसको मारने की बात हुई मार्च अप्रैल के आसपास। तो इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी रखी। तो 30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। और अब बात चीन की, जिसमें एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। चीन में इस वक्त कोविड लॉकडाउन का जोरदार विरोध हो रहा है। बीजिंग से शुरू हुए प्रदर्शन अब 12 से ज्यादा बड़े शहरों तक फैल गए हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चीनी जनता शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे लगा रही है। इस दौरान सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होने की भी खबरें हैं। और अब बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप की।
आज फुटबॉल वर्ल्ड कप का 9वां दिन है। आज भी 4 मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज के पहले मैच में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी और स्पेन का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में दोनों टीमें एक गोल करने में कामयाब रही, लेकिन कोई भी टीम विजय बढ़त नहीं बना सकी और मैच ड्रॉ रहा। तो वहीं दूसरी तरफ आज का दूसरा मुकाबला इस वक्त कैमरून और सर्बिया के बीच चल रहा है। इस वक्त कैमरून ने सर्बिया पर 1-0 की बढ़त बना ली है। खेल के 29वें मिनट में सर्बिया के जिन चार्ल्स के कॉर्नर पर गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी, लेकिन उसके बाद सर्बिया ने लगातार 2 गोल दाग दिए। तो वहीं आज का तीसरा मुकाबला होगा ग्रुप एच में खेला जाएगा, जहां दक्षिण कोरिया और घाना आपस में भिड़ेंगे। ये मैच आज शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। आज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा ब्राजील और स्विट्जरलैंड के बीच। ये मुकाबला आज रात 9:30 बजे खेला जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि ब्राजील स्विट्जरलैंड पर जीत दर्ज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप ये सभी मैच जियो सिनेमा ऐप पर एक साथ स्पोर्ट्स 18 HD TV पर फ्री में देख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।